अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लास्ट टाइप पर। ओके, और ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवयवता। ओके, तो देखो बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मीन्स द आइसोमेरिज्म in which isomers are differ in the behavior towards plane polarized light। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें जो आइसोमर्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर में डिफर होते हैं, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, यही डेफिनेशन है कि द आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स आर डिफर ओनली इन द बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड optical isomers and this phenomena is called optical isomerism। तो यहां तक समझ गए बच्चों कि एक ऐसी समवयवता जिसमें जो समवयवी हैं, आइसोमर्स हैं, वो समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसके प्रति बिहेवियर में, व्यवहार में भिन्नता दर्शाते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स, ऐसे समवयवी कहलाते हैं प्रकाशिक समवयवी, और इस समवयवता को, इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक समवयवता। यही लिखा है कि वह समवयवता जिसमें समवयवी केवल समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं, प्रकाशिक समवयवी कहलाते हैं, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक समवयवता। अभी हम अलग से डिस्कस करेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। अभी हम यहां पर केवल क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और उसके जो आइसोमर्स हैं, टाइप्स। तो यहां पर अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो अभी मैंने बताया कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, इनका जो बिहेवियर है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति अलग अलग होता है। तो वो किस तरह से अलग है, इसी के बेस पर ऑप्टिकल आइसोमर्स डिवाइड किए गए हैं। इनमें से फर्स्ट होता है डेस्ट्रो रोटेटरी, या उसी को डी आइसोमर या प्लस आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, तो डेस्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समवयवी। ये क्या है? दक्षिण घूर्णक समवयवी। तो देखो बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर D प्लस, या अकेला प्लस लिखा हो या अकेला D लिखा हो, तो वो डेक्स्ट्रो फॉर्म को इंडिकेट करता है। तो ये ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड में रोटेट कर देते हैं। समझ गए ना? ऐसे आइसोमर जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को कहां घुमा दें? क्लॉकवाइज, या कहें राइट हैंड में रोटेट कर दें, तो ऐसे आइसोमर क्या कहलाते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, या इसी को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। तो यही लिखा है कि आइसोमर विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट या प्लेन ऑफ PPL, प्लेन ऑफ PPL टूवर्ड्स राइट मींस क्लॉकवाइज। वह समवयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर मींस घड़ी की दिशा में घुमा देता है, उसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समवयवी। समझ गए बच्चों? तो पहले आप इसे नोट करें। अभी देखो बच्चों, मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स के टाइप्स बताए। पहला टाइप ही बताया अभी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो कि PPL के प्लेन को
राइट रोटेट करता है, मींस क्लॉकवाइज। ओके, अब सेकेंड टाइप होता है लीवो रोटेटरी आइसोमर, वाम ध्रुवण घूर्णक, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर माइनस साइन लगा देते हैं नेम से पहले। ठीक है, तो देखो ये वो आइसोमर है, ये वो ऑप्टिकल आइसोमर है जो कि पीपीएल के प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉक घुमा देता है। समझ गए ना, मतलब लेफ्ट घुमा देता है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, लीवो रोटेटरी आइसोमर। इसका जो रोटेशन होगा वो एक ही कंपाउंड के जो ऑप्टिकल आइसोमर है, मींस D प्लस और L माइनस, तो इसका जो रोटेशन होगा L माइनस का, वो जस्ट जो उसका D फॉर्म है उसके बिल्कुल अपोजिट और बिल्कुल उतने ही डिग्री में। मींस अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी 3.5 डिग्री रोटेट करता है प्लस में क्लॉकवाइज, तो जो लीवो फॉर्म है, लीवो रोटेटरी फॉर्म, वो 3.5 डिग्री माइनस में, मींस अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो आइसोमर विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पीपीएल टुवर्ड्स लेफ्ट मींस एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड एल आइसोमर। वह समावैवी जो पीपीएल के तल को बाईं ओर घुमा देता है उसे हम बोलते हैं एल समावैवी, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए बच्चों कि ऐसा समावैवी जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है, और इसका जो घूर्णन होगा वो D प्लस के घूर्णन का अपोजिट और उतने ही डिग्री में मिलेगा। फिर थर्ड होता है मीजो आइसोमर। मीजो आइसोमर एक ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर है जिसका हाफ पार्ट क्लॉकवाइज लाइट को, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और बिल्कुल इक्वल एक्सटेंट में। मींस हाफ पार्ट जितने डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा हाफ पार्ट उतना ही डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, तो ऐसे में रोटेशन 0 हो जाएगा। समझ गए बच्चों कि जितना क्लॉकवाइज घूमा उतना लाइट का प्लेन एंटी क्लॉक घूम गया, तो दोनों मिलके 0। तो नेट रोटेशन जो है, हम ये कह सकते हैं कि जो नेट रोटेशन होगा, नेट रोटेशन इन प्लेन ऑफ पीपीएल, ये क्या होगा, 0 डिग्री। समझ गए बच्चों, इसमें कुल घूर्णन जो होगा, घूर्णन वो कितना होगा, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जितना क्लॉक घूम रहा है उतना एंटी क्लॉक घूम रहा है, और ऐसे में क्या होगा, टोटल रोटेशन जो नेट रोटेशन है वो 0 होगा। उसको बोलते हैं मीजो फॉर्म। ये केवल ये फॉर्म उन्हीं ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ मिल सकता है जिनमें जो आइसोमर का मॉलिक्यूल है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके। मींस जो उनका कायरल सेंटर्स हैं, जो उनके कायरल सेंटर्स उनके बीच से ऐसा प्लेन हो मॉलिक्यूल में जहां से मॉलिक्यूल को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो ही उस मॉलिक्यूल में या उस कंपाउंड में मीजो फॉर्म मिलेगा। मींस हर एक ऑप्टिकल आइसोमर्स में मीजो फॉर्म हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखें कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में D प्लस L माइनस ये तो सभी ऑप्टिकल आइसोमर्स में रहेंगे। मीजो फॉर्म केवल उन्हीं ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ हो सकता है जहां पर आइसोमर के मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके और हर एक इक्वल पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हो, मींस सिमेट्री प्लेन हो, और ये जो सिमेट्री प्लेन है वो मॉलिक्यूल के कायरल सेंटर्स जो होंगे 2 उनके बीच से जाता हो। तो ऐसे आइसोमर्स ही मीजो फॉर्म में आएंगे। समझ गए बच्चों कि द आइसोमर विच, ठीक है, whose the isomer whose half part rotates plane of PPL right and half part rotates plane of PPL left in equal extent, बराबर डिग्री में। जितना लेफ्ट घूमे उतना ही राइट घूमे। मींस एक साथ एक ही मॉलिक्यूल में जब D प्लस और L माइनस दोनों कार्बन रखें तो बन जाएगा मीजो फॉर्म। मीजो फॉर्म, इट इज पॉसिबल व्हेन आइसोमर इज बाइसेक्ट
ठीक है, जो आइसोमर या हम ये कहें कि जो मॉलिक्यूल ऑफ आइसोमर is bisect into two equal part means having symmetric plane in isomer। ऐसे में नेट रोटेशन मॉलिक्यूल में 0 होगा। तो समझ गए बच्चों कि एक ऐसा प्रकाशिक समावयवी जिसका आधा भाग, जिसके मॉलिक्यूल का आधा भाग डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो मींस दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और आधा भाग वाम ध्रुवण घूर्णक हो, तो ऐसे में नेट रोटेशन जो होगा प्लेन में वो 0 हो जाएगा। ऐसे समावयवी को हम क्या बोलते हैं? मीसोफॉर्म। ये केवल तभी पॉसिबल है जब समावयवी के अणु को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, मींस उसमें एक सममिति का तल हो। दूसरा, ये जो सममिति का तल है वो 2 केरेल कार्बन के बीच से या मॉलिक्यूल के बीच से बिल्कुल जा रहा है, तो ही हम मतलब 2 केरेल कार्बन को बिल्कुल अलग अलग कर दे तभी मीसोफॉर्म। ऐसा नहीं कि हर एक मॉलिक्यूल में मीसोफॉर्म की अगर उसमें सममिति का तल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मीसो है। मीसो केवल तभी पॉसिबल है जब एसिमेट्रिक कार्बन या जो कायरल कार्बन है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। तो ऐसे मीसोफॉर्म है। अब देखो हम एक एग्जांपल से लेते हैं, टार्टरिक एसिड का एक एग्जांपल ले लें। तो उस मॉलिक्यूल में आप D+L- और क्या मिल सकता है? मीसोफॉर्म। मीसोफॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। क्यों? रोटेशन 0 हो गया। अभी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में देखेंगे। ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या कहलाते हैं इस फॉर्म में। देखो एग्जांपल में हम इस तरह लें कि ये है COOH, यहां है OH, H, OH, H, COOH, एक हो गया। हम इसका एक मिरर इमेज ले लें। ओके, यहां OH, H, H, OH, COOH। तीसरा फॉर्म लें हम ऐसे में OH, H, OH, H, COOH। ओके, यहां पर एक एरो लगाते हैं। यो एरो जो है छोटे ग्रुप को पार करता हुआ H से OH की तरफ लगेगा, मींस ऐसा। हम इस तरफ से लेंगे तो ये काफी बड़ा ग्रुप हो जाएगा, ये ऐसा होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है लाइट के रोटेशन की, ये लाइट के जो पीपीएल लाइट के प्लेन की रोटेशन को, तो ये कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये है D फॉर्म और प्लस टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड समझ गए बच्चों? D फॉर्म या प्लस फॉर्म। तो ये है L और माइनस, ठीक है, टार्टरिक एसिड। इसमें ऐसा रोटेशन होगा, जस्ट बिल्कुल उसका मिरर इमेज देखो। ध्यान रखें D+ और L- एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। मैं अभी आपको अलग से डिटेल दूंगा। इसमें देखो ऐसा, ये जो रोटेशन है ये कैसा है? D या प्लस। ये रोटेशन कैसा है? माइनस। यहां से इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है POS। ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? मीसोफॉर्म। क्या है बच्चों? ये मीसोफॉर्म। और ध्यान रखें कि अगर ये D and L mixed in equal amount means मोल में, तो ये कहलाता है फिर क्या? रैसमिक फॉर्म। नेचुरली जो कंपाउंड्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स वो रैसमिक फॉर्म में ही मिलते हैं, रैसमिक मिश्रण के रूप में। बाद में इनको अलग किया जाता है। तो D+ और L- या D और L, ठीक है, ऐसा लिखा होता है DL +- इस तरह से। तो D और L का इक्विमोलर जो मिक्सचर है, जहां दोनों के मोल्स बिल्कुल बराबर मिला दिए गए हों, तो उसे बोला जाता है रैसमिक मिक्सचर। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स तो 3 ही होते हैं, D+, L- और मीसो। अब मीसो केवल तभी पॉसिबल है जब मैंने कहा था मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में बांटा जा सके,
मींस जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो कायरल कार्बन्स के बीच से जा रही हो या दो कायरल सेंटर के बीच से जा रही है, तो वो है मीजो। अब मान लो कोई ऐसे एसिड है जिसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता उसका मॉलिक्यूल, मींस वो उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है किसी भी फॉर्म में, तो ऐसे मॉलिक्यूल का मीजो नहीं बनेगा। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये है हमारे पास CH3OH या हम कहें H, ये है OH और COOH, CH3H यहाँ OH और COOH। ओके, तो अगर हम इसका रोटेशन देखें, सॉरी यहाँ से ऐसे लेंगे हम इसका रोटेशन छोटे ग्रुप के ऊपर से ऐसे, तो ऐसे, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, ये कैसे रोटेशन है, एंटी क्लॉक, तो हम लिखेंगे L लैक्टिक एसिड। ओके, तो ये क्या है D लैक्टिक एसिड, या हम ये कहें कि प्लस लैक्टिक एसिड, तो ये है सॉरी यहाँ है माइनस लैक्टिक एसिड, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस लैक्टिक एसिड। ये दूसरे मेरा रिलेशन है, इसमें मीजो फॉर्म पॉसिबल नहीं क्योंकि ऐसा कोई दो कायरल सेंटर नहीं दिख रहे हैं मॉलिक्यूल में, तो ऐसे कंपाउंड में मीजो फॉर्म नहीं होगा, इनका क्या होगा डी फॉर्म और एल फॉर्म, और अगर इनको इक्विमोलर मिला दें तो क्या हो जाएगा मीजो सॉरी रैसमिक मिक्सचर। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसलिए नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पर, और ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलैरिमीटर, समतल ध्रुवित प्रकाश और ध्रुवण मापी के बारे में। ओके, तो देखो बच्चों, जो ऑर्डिनरी लाइट है हम जानते हैं कि वो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है, लेकिन ऐसी लाइट जब ऑर्डिनरी लाइट को किसी पोलराइजर, एक डिवाइस है जो लाइट को पोलराइज्ड करती है, तो जब पोलराइजर से वो के पास होती है तो अब लाइट जो है केवल एक ही प्लेन में क्या होती है वाइब्रेट होती है, बाकी जो प्लेन्स बचे उसके जहां वाइब्रेशन पहले हो रहा था ऑर्डिनरी कंडीशन में वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसी लाइट जो सभी डायरेक्शन में क्या हो रही थी वाइब्रेट हो रही थी, जब पोलराइजर से बाहर आई तो केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो, तो ऐसी लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये लाइट का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी। अब हमने इस लाइट को एक निकोल प्रिज्म, सपोज ये मेरा हाथ निकोल प्रिज्म है, तो इससे पास होके, तो अब लाइट का जो पोलराइजेशन है वो इस तरह से हो जाए कि पूरी लाइट जो है अब वो केवल या इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में एक्स वाई जेड किसी एक जो है एक्सिस में क्या हो जाए, इस तरह से वो वाइब्रेट हो, तो ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी डायग्राम से समझाऊंगा मैं। और ऐसा कोई भी डिवाइस जो लाइट को पोलराइज्ड कर दे उसको बोलते हैं पोलराइजर। मेनली यूज होता है निकोल प्रिज्म जो कैल्साइट CaCO3 से बना होता है, वो एक पोलराइजर होता है। और एक ऐसा अपरेटस, अभी हम डायग्राम से समझेंगे, जिससे जो ऑप्टिकल आइसोमर हैं या ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनके रोटेशन एंगल का एक्सटेंट कि वो कितना रोटेट हुआ लाइट, मींस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन है आइसोमर ने कितने डिग्री तक रोटेट किया, इस रोटेशन को मेजर करने वाले अपरेटस को बोला जाता है पोलैरीमीटर। तो यहां पर यही दिया है मैंने कि द लाइट हुज वाइब्रेशन occurs only in one plane is termed as plane polarized light, and device that bring polarization of light is called polarizer. निकोल प्रिज्म made of calcite, इसके लिए किसका यूज होता है निकोल प्रिज्म का जो made of calcite CaCO3, and apparatus which measures the extent of rotation of the, ठीक है, polarized light is called polarimeter। जो पोलराइज्ड लाइट का कितना रोटेशन हुआ प्लेन का, ठीक है, रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर हमें ये बताएगा कि ऑप्टिकल आइसोमर एक स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना
प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर रहा है और इसी बेस पर हमें पता चलेगा कि वो डी फॉर्म है, एल फॉर्म है या मीसो फॉर्म है। समझ गए बच्चों कि वह प्रकाश जिसका कंपन मींस अगर हम ये कहें कि ये है ऑर्डिनरी लाइट और ये चारों तरफ 3 डायमेंशनली वाइब्रेट हो रहा है इस तरफ भी इस तरफ, लेकिन जब हम इस लाइट को एक प्रिज्म से पास कर दें और अब वो लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो, ऐसे एक ही एक्सिस में, तो ऐसी लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। और वो युक्ति जिससे ये पोलराइजेशन लाइट का किया जाता है उसको बोलते हैं ध्रुवक पोलराइजर, और ऑपरेटर्स जिससे हम रोटेशन एंगल कितना है आइसोमर का, या हम ये कहें कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका प्लेन कितना डिग्री घूमा, उसको मेजर करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होता है, जो यंत्र यूज होता है, उसे बोलते हैं पोलैरिमीटर। तो वह प्रकाश जिसका कंपन केवल एक ही तल में होता है समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, तथा वह युक्ति जिससे प्रकाश का ध्रुवण किया जाता है ध्रुवक कहलाता है। इसके लिए निकोल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है जो कैल्साइट से बना होता है। और समावयवी के घूर्णन की मात्रा कि प्रकाश के समावयवी के पीटीएल या प्लेन ऑफ टीटीएल, समझ गए ना, के घूर्णन की, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के घूर्णन की मात्रा को जिस यंत्र से मापते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, ध्रुवण मापी। अभी मैं एक डायग्राम से पूरा अच्छी तरह से आपको समझाता हूं, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये है पूरा पोलैरिमीटर का एक सिस्टम कि किस तरह से जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनके रोटेशन एंगल को कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में। अभी मैंने आपको बताया था प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो देखो ये है एक ऑर्डिनरी लाइट, इसके लिए सोडियम लैंप ली जाती है यहाँ पर, मतलब इसमें जो सोर्स होगा लाइट का वो होता है सोडियम लैंप। ओके, सोडियम लैंप से ये जो लाइट निकलती है ये है ऑर्डिनरी लाइट। अब ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ये है निकोल प्रिज्म। ये क्या है बच्चों, निकोल प्रिज्म। इस निकोल प्रिज्म में जब लाइट एंटर होगी तो यहां से लाइट जब बाहर आती है तो हम जानते हैं वो किस में चेंज हो जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। मींस अब इसका वाइब्रेशन जो अलग अलग प्लेन्स में हो रहा था अब वो केवल एक ही प्लेन में होगा और इसलिए इसको क्या बोला गया है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस लाइट को उस सॉल्यूशन में पास करते हैं जिसकी हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मेजर करना है या आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो जब ये लाइट इस सॉल्यूशन में जाती है, ये सॉल्यूशन जो भरा हुआ है ये सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। यहाँ वो ऑप्टिकल आइसोमर D+ है कि L- है कि रैस्मिक है कि मीजो है, उसको यहाँ भर दिया जाता है। अब लाइट जब इस सॉल्यूशन से बाहर आती है तो यहाँ एक लेंस और लगा होता है जिसे बोलते हैं एनालाइजर। समझ गए, मैं उसको बनाया नहीं, यहाँ पर एक लेंस और होगा इस तरह से और इसको बोलते हैं क्या, एनालाइजर। अब जब एनालाइजर से लाइट बाहर आएगी तो उसका रोटेशन क्या है, मतलब ऐसे दिखता है कि ये है एनालाइजर का लेंस लास्ट में, ये बीच में हो गया पोलैरिमीटर, यहाँ हो गया निकोल प्रिज्म और यहाँ लाइट। अब यहाँ से जब लाइट बाहर आएगी और वो रोटेट नीचे की तरफ हो रही है क्लॉकवाइज या रोटेट ऊपर की तरफ हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उस लाइट का डायरेक्शन क्या है बाहर निकलने के बाद, वो बिल्कुल सीधे आ रही है, मींस उसमें कोई रोटेशन नहीं है। इसका जो प्लेन है उसके थीटा अगर ले तो अगर लाइट बिल्कुल सीधे वैसे ही थीटा 0 पर कोई एंगल नहीं बन रहा है, लाइट नहीं रोटेट हो रही है, तो ऐसा हो सकता है। अगर वो रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज, मींस अगर हम ये कहें कि लाइट या ऐसे रोटेट हो जाए, ऐसे रोटेट हो जाए, ऊपर की जाए या नीचे, अगर ये ऐसे रोटेट हो रही है या हम कहें नीचे की तरफ चल रही है तो ये कौन सा रोटेशन हो गया बच्चों, क्लॉकवाइज। अगर लाइट ऊपर की तरफ जा रही है, एंटी क्लॉक जा रही है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज, और लाइट में कोई रोटेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि या तो वो मीसो फॉर्म में है या रैस्मिक। तो अगर लाइट का रोटेशन ये कौन सा दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखता है तो ये कौन सा फॉर्म होगा, एल फॉर्म, मींस
लिवो रोटेटरी फॉर्म। मींस यहाँ पर जो कंपाउंड लिया गया है वो ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, लिवो फॉर्म में है। अगर इसका रोटेशन क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें जो कंपाउंड है या ऑप्टिकल आइसोमर है वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में है। ये है प्लेन, हम ये कहें कि ये है प्लेन ऑफ, ठीक है, पीपीएल। ये क्या है, प्लेन ऑफ पीपीएल। तो इस पीपीएल के प्लेन के रिस्पेक्ट में लाइट का रोटेशन थीटा ये कैसा है, लाइट यूं जा रही है या यूं, तो ये थीटा मेजर किया जाता है। और लाइट अगर इस तरह से, तो यहां पर ये क्या है, डी फॉर्म, और लाइट में कोई रोटेशन नहीं हो रहा है तो या तो वो मीसोफॉर्म में होगा या फिर रेसिमिक मिक्सचर दिया गया। तो मीसोफॉर्म तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कंपाउंड कैसा है उस बेस पर मीसोफॉर्म पता चल जाता है। तो लाइट का कोई रोटेशन नहीं हो रहा है तो वो या तो मीसोफॉर्म है या फिर रेसिमिक मिक्सचर मींस डी है, या हम इसी को क्या लिखते हैं, प्लस माइनस का मिक्सचर। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये है पोलैरिमीटर। तो ये है ऑर्डिनरी लाइट, ये है पोलराइजर, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यहाँ हो गया पोलैरिमीटर सेल, और यहाँ बीच में लगा होता है एनालाइजर। और इसके बाद लाइट का रोटेशन देख के हम आइसोमर्स को डिसाइड कर सकते हैं कि वो डेक्स्ट्रो फॉर्म में है या लिवो फॉर्म में। ओके, अब ये जो लाइट का रोटेशन होता है बच्चों कि वो कितना डिग्री घूमा, लाइट कितने डिग्री, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन है वो कितने डिग्री घूम गया, ये जो एक्सटेंट है कि द एक्सटेंट ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ये थीटा जो मैंने आपको बताया डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि हर एक कंपाउंड, हर एक टेम्परेचर, हर एक कंसंट्रेशन में एक सा आ जाए। ये नेचर ऑफ सब्सटेंस जो कि आप ऑप्टिकल आइसोमर ले रहे हैं, ठीक है, कि वो ऑप्टिकल आइसोमर कैसा है इस पे डिपेंड करेगा। अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होगा, सेम कंडीशन सेम टेम्परेचर रखी जाए लेकिन कंपाउंड्स बदल जाए तो बदल जाएगा। यूज्ड वेवलेंथ ऑफ पीपीएल, आप जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या है उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये जो सॉल्यूशन बनाया गया है इसका सॉल्वेंट कैसा यूज हुआ है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो समझ के बच्चों की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, पीपीएल की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करेगा, विलायक की प्रकृति पे, लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ सेल ऑफ पोलैरिमीटर, यहाँ का जो सेल है इसकी लेंथ कितनी है, सेंटीमीटर में डेसीमीटर में कितनी है, अलग अलग लेंथ का सॉल्यूशन लोगे तो अलग अलग आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट और कंपाउंड और सब्सटेंस, आपने जो एक कंपाउंड भरा है वो कितनी कंसंट्रेशन रखता है, उसकी मोलैरिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है। ओके, टेम्परेचर क्या है, आपने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किस टेम्परेचर पर किया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो थीटा को डिसाइड करते हैं। अब आता है कि अगर हमें डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स दे रखे हैं और फिर हमें उनके स्पेसिफिक या हमें उनके रोटेशन एंगल में कंपेयर करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, जो हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स दे रखे हैं या कंपाउंड्स दे रखे हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फिर ऐसे में ये जो रोटेशन एंगल है बच्चों उसको एक स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, वेवलेंथ फिक्स कर दिया जाए, कंसंट्रेशन फिक्स कर दी जाए, लेंथ फिक्स कर दी जाए और एक पर्टिकुलर कंपाउंड लिया जाए, फिर इसका रोटेशन एंगल मेजर किया जाए। तो अब जो वैल्यू आएगी रोटेशन एंगल की वो कहलाती है क्या, कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन एंगल। ये एक ऐसी वैल्यू है जैसे कि कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जस्ट ऐसा ही ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक पैरामीटर है। इसकी भी वैल्यू डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट होगी स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो यही मैंने लिखा है कि कंपैरिजन ऑफ थीटा ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स of compound is carried out by measurement of theta at standard condition, and theta at standard condition is called specific rotation angle। अभी हम इसको डिफाइन करेंगे और इससे न्यूमेरिकल जो रिलेटेड है उनको सॉल्व करेंगे। विभिन्न प्रकाशिक समवैधियों के घूर्णन, प्रकाश घूर्णन की तुलना करनी है तो थीटा को एक मानक स्थिति में मापा जाए और वो जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं विशिष्ट घूर्णन कोण। इसके बेस पर हम डिफरेंट कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, जैसे अदर प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जस्ट ऐसा ही ऑप्टिकल एक्टिव हो या इनएक्टिव हो या ऑप्टिकल आइसोमर्स, उनके लिए थीटा एक फिक्स होता है स्टैंडर्ड स्टेट में। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें, फिर हम लेते हैं स्पेसिफिक रोटेशन एंगल। ओके, तो नोट करें।
अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और ये है स्पेसिफिक रोटेशन एंगल, विशिष्ट घूर्णन कोण। सिंबल होता है अल्फा, टी एंड लैम्डा। ये होता है डिग्री सेंटीग्रेड में और ये एनएम। यहाँ पर लैम्डा जो है ये है क्या, यहाँ पर डी भी लिखा होता है, ऐसा बल्कि लिखना, यहाँ क्या लिखते हैं डी। तो यहाँ डी है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, या डी की जगह अगर ऐसा भी लिखा है या हम ये कहें कि डी भी लिखा होता है कई बार, तो चाहे लैम्डा हो चाहे डी हो, वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट, जो सोडियम लैंप से लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ लिखी होती है यहाँ पर। यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है और जो डी है वो मैंने आपको बताई 589.3 nm। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन एंगल होता क्या है, तो देखो बच्चों, जो भी ऑप्टिकल आइसोमर है, या हम ये कहें कि जिस कंपाउंड में हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिटरमाइन करना है, उस कंपाउंड का एक सॉल्यूशन बनाया जाए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर ml में हो। मींस जो सॉल्यूशन है उसके पर ml में 1 ग्राम क्या हो, उस कंपाउंड का डिसॉल्व हो। फिर से सुने, जो कंपाउंड जिसका हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिसाइड करनी है, उस कंपाउंड की जो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्राम पर ml में होनी चाहिए। मींस सॉल्यूशन के पर ml में 1 ग्राम सब्सटेंस डिसॉल्व हो, तो उस सॉल्यूशन को एक पोलैरिमीटर में रखा जाए। उस सॉल्यूशन के पोलैरिमीटर की जो लेंथ ली जाए वो किस में होनी चाहिए, डेसीमीटर में। ओके, तो फिर ऐसे सॉल्यूशन से जो हमें रोटेशन एंगल मिलेगा, उस रोटेशन एंगल को ही क्या बोला गया है यहाँ पर, स्पेसिफिक रोटेशन एंगल। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, वेवलेंथ है, नेचर है, ये सब फिक्स कर दिया जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सैंपल व्हिच डिसॉल्विंग पर ml ऑफ सॉल्यूशन। मींस कंसंट्रेशन कैसी है, 1 ग्राम पर ml इन अ ट्यूब ऑफ सेल विद वेवलेंथ 1 डेसीमीटर, मींस 10 सेंटीमीटर यूजिंग डी लाइट, जिसका वेवलेंथ है 589.3 nm एट स्पेसिफिक टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया गया हो, लैम्डा ये दी गई हो, तो सॉल्यूशन को जो पोलैरिमीटर का सेल है उसके डेसीमीटर 1 डेसीमीटर में भरा गया हो, मींस 10 सेंटीमीटर का सॉल्यूशन लिया गया हो, और उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर ml में हो, तो अब जो सॉल्यूशन द्वारा हमें ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल मिलेगा वही उस सॉल्यूशन का या उस कंपाउंड का क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन एंगल। समझ गए बच्चों कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर लिया गया हो, उस टेम्परेचर पर प्रयोग किया गया हो, वेवलेंथ जो सोडियम लैंप की वो दी गई हो ये वाली 589.3 nm, और अब जो सॉल्यूशन बनाया गया है कंपाउंड का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर ml में होनी चाहिए। मींस 1 ml में 1 ग्राम सब्सटेंस डिसॉल्व हो, और फिर इस सॉल्यूशन का 1 डेसीमीटर लेंथ के सेल में भरा जाए और उससे फिर PPL को गुजारा जाए, उसे पास किया जाए। तो अब जो हमें क्या मिले, घूर्णन कोण, वही है हमारा विशिष्ट घूर्णन कोण। जब प्रतिदर्श का 1 ग्राम प्रति ml मीडियम में घुला हो तथा सेल की 1 डेसीमीटर लंबाई में भरा गया हो और डी लाइट का यूज किया गया हो, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो घूर्णन कोण मिलता है उसे हम बोलते हैं विशिष्ट घूर्णन कोण। ये फॉर्मूला है, ये है हमारा स्पेसिफिक रोटेशन एंगल। ओके, विशिष्ट घूर्णन कोण अल्फा, ये लेंथ लिखी हुई है, डी टेम्परेचर, ये है ऑब्जर्व्ड एंगल रोटेशन एंगल अपॉन में c इंटू एल। यहां ध्यान रखें ये ऑब्जर्व रोटेशन एंगल घूर्णन कोण, c है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, चाहे कितने भी ग्राम कितने ml में है आपको ग्राम पर ml में इस तरह लेनी है, और लेंथ है लेंथ ऑफ सेल जो कि डेसीमीटर में लेनी है, सेल की लंबाई है डेसीमीटर में। अब जो हमें ये एंगल मिल रहा है वही हमारा स्पेसिफिक रोटेशन एंगल है। अल्फा डी स्पेसिफिक फॉर कंपाउंड एंड इट इज अ फिजिकल कांस्टेंट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। द मेथड व्हिच यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन या डिसाइड या आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड या ऑप्टिकल आइसोमर्स इज कॉल्ड पोलैरिमेट्री। समझ गए बच्चों, ये एक स्थिरांक राशि है, स्पेसिफिक होती है, ये भौतिक राशि है
एक फिजिकल क्वांटिटी है, कांस्टेंट वैल्यू होती है और हर एक कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक है। इसका यूज होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स के या कंपाउंड की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के डिसाइड करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में, जिसको बोला जाता है पोलैरिमेट्री, ध्रुवणमापी। ठीक है, और तो ये समझ के बच्चों की विभिन्न यौगिकों के लिए इसका विशिष्ट मान होता है, यह एक भौतिक स्थिरांक है, इसके द्वारा हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, अभी मैंने बताया कि जो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल है वो फिजिकल कांस्टेंट वैल्यू है, मींस हर एक ऑप्टिकल आइसोमर के लिए या ऑप्टिकल आइसो जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनके लिए फिक्स होती है। ओके, तो जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, लैक्टिक एसिड है जो कि डेक्स्ट्रो लीवो, मतलब दोनों में से किसी फॉर्म, अगर हम डेक्स्ट्रो लेंगे तो प्लस में लिखेंगे, लीवो लेंगे तो माइनस में, तो ये वैल्यू होती है उसके रोटेशन एंगल की, स्पेसिफिक रोटेशन एंगल। ये क्या है? अल्फा dt। जस्ट ऐसा ही ग्लूकोज के लिए आप 52.5 डिग्री, सुक्रोज के लिए ये है स्पेसिफिक एंगल प्लस माइनस 66.5, प्लस माइनस इसलिए लगाया मैंने कि यहां पर चाहे प्लस लें तो प्लस मतलब डेक्स्ट्रो के लिए, तो माइनस लीवो के लिए रहेगी वैल्यू सेम। ऐसे ही फ्रैक्टोज है या अदर भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। ओके, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसके बेस पर कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। जैसे क्वेश्चन है 3.0 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर व्हिच डिसॉल्व इन 5 ml ऑफ अल्कोहल एंड प्लेस्ड इन सैंपल सेल विद 1 सेंटीमीटर। The observed angle is 22.22 degree. Calculate U. Specific rotation। समझ गए बच्चों कि 3 ग्राम प्रकाशिक समवैवी को 5 ml अल्कोहल में घोल दिया गया। तब सेल का लेंथ कितना लिया गया? 1 सेंटीमीटर की लेंथ ली गई, और जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल है, प्रेक्षित ध्रुवण घूर्णन है 2.22 डिग्री। तो पूछ रहा है कि स्पेसिफिक एंगल क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हमें लेंथ देखें सेल की, तो वो है 1.0 सेंटीमीटर। डेसीमीटर में चेंज करोगे, 10 सेंटीमीटर से डिवाइड करोगे तो डेसीमीटर में आ गया 0.1 डेसीमीटर। ओके, कंसंट्रेशन है 3 ग्राम ऑफ सैंपल डिसॉल्व इन 5 ml ऑफ अल्कोहल। तो हमारे पास कंसंट्रेशन हो गई 3/5। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन मैंने बताई है ग्राम पर ml में नहीं है, और आपको ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल दे रखा है। अब आप क्या करना है, आगे सॉल्व करना है, बस ये फॉर्मूला लगा देंगे, स्पेसिफिक एंगल ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल, जो भी आपको फॉर्मूला बताया, अपॉन में c, मतलब ये है अल्फा c इनटू l। तो ये है ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल, ये हो गई इसकी क्या लेंथ, और ये क्या है कंसंट्रेशन। इसको सॉल्व किया 36.67 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया? स्पेसिफिक रोटेशन एंगल ऑफ गिवन सब्सटेंस। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 की कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल है 3.05 पर 50 ml, मतलब डायरेक्ट है कि 50 ml जो सॉल्वेंट है उसमें 3.05 ग्राम सैंपल को डिसॉल्व किया गया है। ओके, लेंथ ऑफ सेल है 5 सेंटीमीटर, और जो अल्फा है ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल वो है -1.4 डिग्री। क्वेश्चन है हमारा 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला तो आपको स्पेसिफिक रोटेशन एंगल कैलकुलेट करना है इस कंपाउंड का, इस कंसंट्रेशन में। ऑब्जर्व्ड एंगल व्हेन सॉल्यूशन प्लेस 10 सेंटीमीटर। अब मान लो हम इसमें लेंथ 5 की जगह 10 सेंटीमीटर कर दें तो फिर क्या रह जाएगा? ऑब्जर्व्ड एंगल क्या आएगा? और तीसरा है कि ऑब्जर्व्ड एंगल कैलकुलेट करना है कि जब 10 ml इस सॉल्यूशन का 50 ml में 3.05 डिसॉल्व है, तो इस सॉल्यूशन का 10 ml लें और उससे डाइल्यूट करके 50 ml तक कर दें, और फिर उसको 5 सेंटीमीटर के सेल पाथ लेंथ में लेके फिर ऑब्जर्व्ड एंगल मेजर करें तो क्या आएगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहां पर फर्स्ट पॉइंट इसको सॉल्व करना है। तो हमें देखें कंसंट्रेशन है 3.05 50 ml। ओके, लेंथ है 5 सेंटीमीटर की, डेसीमीटर में आपने चेंज कर दिया तो ये आ गई 0.5 डेसीमीटर। 5 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर 0.5 डेसीमीटर। और आपके पास अल्फा जो स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल है वो ये है। तो आपने स्पेसिफिक रोटेशन एंगल कैलकुलेट किया, ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल कंसंट्रेशन इनटू
लेंथ, हमारे पास 5 सेंटीमीटर की 5/10 से हमने पॉइंट डेसीमीटर में 5 में ले लिया, ये आ गया -45.9 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान रखें कि सॉल्यूशन को चाहे डाइल्यूट करें, चाहे हम उसको किसी भी सेल में लें, स्पेसिफिक रोटेशन एंगल चेंज नहीं होगा। तो अब हमें दूसरा पॉइंट सॉल्व करना है, ऑब्जर्व्ड एंगल व्हेन सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन। तो देखो हमें स्पेसिफिक रोटेशन एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें ये कैलकुलेट करना है ऑब्जर्व्ड एंगल, कंसंट्रेशन वही यूज करना है 3.0550 ml में डिसॉल्व किया गया, तो कंसंट्रेशन तो वही रहेगी, बस लेंथ बदल दी गई 10 सेंटीमीटर मींस 1.0 डेसीमीटर। अब आप वैल्यू पुट अप करोगे तो ये आ जाएगा -2.8 डिग्री। यहां तक बात समझ के होगी। थर्ड पॉइंट है कि अल्फा व्हेन 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूटेड अप टू, ये क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूटेड अप टू 40 ml। समझ गए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, मतलब दो कंसंट्रेशन इतनी थी, सांद्रता इतनी है, लेंथ इतनी है सेल की, और प्रेक्षक घूर्णन कोण ये है। तो पहले निकाला हमने विशिष्ट घूर्णन कोण, कंसंट्रेशन सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, और ये लेंगे। दूसरा ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट है कि अगर इसी सॉल्यूशन को उठा के और लेंथ कर दी जाए, पाथ लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा, तो ये सॉल्यूशन हो गया, सिर्फ बदला है तो लेंथ बदलती है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सॉल्यूशन का 10 ml लेंथ और उसे 50 ml तक डाइल्यूट कर दें, तो और सॉल्यूशन को किस लेंथ में ले, 5 सेंटीमीटर सेल लेंथ में, तो फिर पूछ रहा है कि अब आपके पास प्रेक्षक घूर्णन कोण क्या होगा। सबसे पहले हमें तो ये देखना होगा कि 10 ml सॉल्यूशन में अब कंसंट्रेशन क्या बची होगी। देखो 3.05 है 50 ml, तो 10 ml में हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाएगी, या कहें कि जो अमाउंट है सब, हमें सबसे फर्स्ट कैलकुलेट, हम ये लिखेंगे कैलकुलेट, फर्स्ट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, ठीक है, सैंपल इन 10 ml, कि 10 ml सॉल्यूशन में कितना सैंपल होगा ग्राम में। तो 50 में है 3 पॉइंट, तो 10 में आ गया 0.61। अब ये 10 जो है इस सॉल्यूशन का 10 ml लेके, जिसमें है 0.61 ग्राम डिसॉल्व है, कि 10 ml में कितना डिसॉल्व है, 0.61, तो इस 10 ml को कहां तक, 50 ml तक डाइल्यूट कर दिया गया है। तो कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 ml में की 0.61 ग्राम, उसमें आपने क्या कर दिया, 50 ml तक डाइल्यूटेड किया है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 50 ml, तो 50 ml में 0.61 डिसॉल्व है, मींस ग्राम पर ml। अब न्यू कंसंट्रेशन क्या हो गई कि यहां पर हमने पहले देखा कि 50 ml में इतना डिसॉल्व था, तो 10 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व होगा, 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम को 50 ml तक डाइल्यूट किया गया है, 10 ml लेके 50 ml, तो इस तरह से हमारे पास 50 ml में ये है 0.61 ग्राम। तो कंसंट्रेशन हो गई, सेल लेंथ वही दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 0.5 डेसीमीटर। फिर आपने स्पेसिफिक एंगल ऑब्जर्व निकालना है, C × L, यहां पर लेके तो ये हमारे पास आ गया -0.28 डिग्री। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो ये नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता। ओके, तो देखो बच्चों, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट या लेफ्ट रोटेट करते हैं। ये अभी हमने देखा कि ऐसे सब्सटेंस जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को लेफ्ट या राइट रोटेट कर देते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। और इनकी ये जो प्रॉपर्टी है रोटेट करने की, प्लेन को, पीपीएल के प्लेन को रोटेट करने की जो ये प्रॉपर्टी है, इसी को क्या बोला गया है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ गए ना, कि मतलब कोई भी सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर दे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। और इसकी ये प्रॉपर्टी रोटेशन की ही क्या कहलाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहले जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो क्वार्ट्ज में, रॉक्स में, क्रिस्टल्स ऑफ KClO3, KbRO3, NaIO4 इनमें मिली थी, और केवल सॉलिड स्टेट में, मींस इनके सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टल्स हैं वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। बाद में बायोट साइंटिस्ट था जिसने
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी ये प्रॉपर्टी देखी और तीनों स्टेट में देखी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और उन्होंने ये कहा कि ये प्रॉपर्टी कंपाउंड के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से रिलेटेड ना होकर ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मींस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और लुई पास्चर ने फिर इस फील्ड में बहुत सारा रिमार्केबल वर्क किया, सबसे ज्यादा टार्टरिक एसिड को लेकर, और इस तरह से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो बहुत सारे कंपाउंड्स मिले, उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया गया। तो यही है कि सम सब्सटेंस हैव द एबिलिटी टू रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल towards left or right. These substances are termed as optical active substance, and this property of rotation of plane of PPL is called optical activity. Optical activity first observed in inorganic compounds, या हम कहें compounds, quartz, rocks, crystals of KClO3, KBrO3, NaIO at solid state only. कहाँ मिली थी? केवल solid state only, मींस इनकी solid से fused state, liquid state में, तो ये property disappear हो गई। In 1815, Biot observed optical activity in organic compounds in solid, liquid or gaseous state, and suggested that optical activity is related to the constitution, means structure of compound या molecule, ठीक है, molecule of compound। पास्चर ने इसके बाद 1846 डिड अ रिमार्केबल वर्क ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो समझ गए बच्चों कि कोई भी यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को अगर घुमाता है तो वो प्रकाश एक सक्रिय है, और इस गुण को बोलते हैं प्रकाशिक सक्रियता। सबसे पहले प्रकाशिक सक्रियता इन कंपाउंड्स में मिली थी जो केवल ठोस अवस्था में थी, सॉलिड स्टेट में। बाद में बायोट साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये ऑब्जर्व किया कि ये सभी स्टेट में मिलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका मतलब है कि ये केवल क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ना होकर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और इस तरह से बाद में लुई पास्चर ने इस पर बहुत सारा वर्क किया और हमें विभिन्न जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताया। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता का कारण क्या है। मींस ऐसे सब्सटेंस लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में क्यों रोटेट करते हैं जब वो आइसोमेरिक फॉर्म में हो। तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का रीजन है बच्चों, इट इज ड्यू टू डिसिमेट्री और कायरलिटी इन कंपाउंड। समझ गए ना कि जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हैं उनकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का रीजन है वो है उसमें डिसिमेट्री, या हम उसी को बोलते हैं कायरलिटी। कायरलिटी या डिसिमेट्री के कारण ही कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होता है। अब आता है कि डिसिमेट्री या कायरलिटी क्या है। तो डिसिमेट्री या कायरलिटी मींस कंपाउंड में जो उसका मिरर इमेज है और जो ओरिजिनल है, मींस कंपाउंड अपने मिरर इमेज में अगर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपाउंड में या सब्सटेंस में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। हम ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है। ये होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और भी मैं 3 देखे आप उसमें कि उसमें सममिति का तल ना हो, सममिति की अक्ष ना हो, सममिति का केंद्र ना हो। मतलब सीधा सा है कि मॉलिक्यूल का कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल पार्ट ना हो जहां से मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में बांट दें जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो जहां डिसिमेट्री है, जहां कायरलिटी है, वहीं पर ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू डिसिमेट्रिक नेचर और कायरल नेचर मींस कायरलिटी। The property of substance in which the mirror image of molecule is non-superimposable on original form is called chirality. Chirality क्या है? Chirality means the property of substance in which
मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज। अगर कंपाउंड का मिरर इमेज या सब्सटेंस का और ओरिजिनल फॉर्म एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों कायरल नेचर। मींस क्या, कायरलिटी या डिसिमेट्री। जैसे हमारे हाथ हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज है, लेकिन ये सुपर इम्पोजेबल नहीं। मींस हम अगर ऐसे रखें तो अंगूठा अंगूठे के ऊपर नहीं आएगा, या हमारा जो इमेज बनता है दर्पण में, मिरर में, वो मिरर इमेज और आप अगर एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोजेबल हो तो आप देखोगे आपका लेफ्ट हाथ राइट हाथ के ऊपर आएगा, राइट लेफ्ट में आंख, नाक, कान जो भी है ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आएंगे और ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। तो हमारी बॉडी और मिरर इमेज एक दूसरे का क्या है, कायरल नेचर शो कर रहे हैं, या हमारे हाथ कायरल नेचर। तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट या एक मिरर इमेज और एक कंपाउंड अगर इस तरह से रिलेटेड है कि वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, चाहे उसमें सिमेट्रिक कार्बन हो या ना हो। मेन देखना है कंपाउंड में डिसिमेट्री या फिर कायरलिटी, मींस वो मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल ना हो। तो मिरर, तो इसी को बोला जाता है कायरलिटी। ऑल सब्सटेंस हैविंग कायरलिटी शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ध्यान रखें, कोई भी कंपाउंड जिसमें ये प्रॉपर्टी हो, कायरलिटी हो, हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो समझ गए बच्चों कि पदार्थ में जो प्रकाशिक सक्रियता है वो है उसकी विसम्मित गुण। ऐसा गुण जिससे अणु के दो बराबर भाग नहीं बन सकते, जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो, या एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कंपाउंड अपने जो मिरर इमेज है उस पर सुपर इम्पोजेबल, उस पर अध्यारोपित नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकता तो इसे बोलते हैं क्रेलता। क्रेलता के कारण ही कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अब आते हैं कि क्रेल सब्सटेंस क्या है। क्रेल मतलब की राल, की IRAL मतलब हैंड्स। ऐसे सब्सटेंस जो एक दूसरे से, जो अपने मिरर इमेज से उसी तरह रिलेटेड हैं जैसे हमारे हाथ रिलेटेड हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं क्रेल सब्सटेंस। समझ गए ना? ऐसे सब्सटेंस जो हमारे हाथ की तरह अपने मिरर इमेज से रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल वही कंपाउंड कहलाते हैं कायरल कंपाउंड। कायरल एक्चुअल में KI और RAL मींस हैंड्स। ऐसे सब्सटेंस जो अपने मिरर इमेज से उसी तरह रिलेटेड है जैसे हमारे हाथ एक दूसरे से रिलेटेड है, अर्थात सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं कायरल सब्सटेंस। ऐसे चीजें सब्सटेंस which show chirality is called chiral substance and substance are dissymmetric means not superimposable on original form means mirror image not have any element of symmetry। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि substance which are related with mirror image, its mirror image, समझ गए बच्चों, mirror image like our hands। समझ गए ना? ऐसे सब्सटेंस जो अपने मिरर इमेज से उसी तरह से रिलेटेड है, अपने दर्पण प्रतिबिंब से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि क्या होता है हमारे हाथ संबंधित हैं, तो उनको बोलते हैं कायरल सब्सटेंस। और इस कायरल सब्सटेंस में डिसिमेट्री मिलती है, मींस इनके मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, तो उनको बोलते हैं कायरल सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ जिनमें क्रेलता का गुण होता है उन्हें क्रेल पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ विसम्मित होते हैं अर्थात अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होते, इनमें कोई भी समिति का तत्व नहीं पाया जाता। या हम ऐसा लिख सकते हैं पदार्थ जो अपने प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब रूप से उसी तरह संबंधित हैं जिस तरह हमारे हाथ। इसीलिए हाथ को कायरल, कायरल मतलब कायरल से बना हुआ है, कायरल सब्सटेंस। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल। अब ध्यान रखें, कई बार ये क्वेश्चन होता है कि कायरल और एसिमेट्रिक क्या है सब्सटेंस। तो कायरल सब्सटेंस सीधा है कि कोई भी सब्सटेंस जो अपने मिरर इमेज पर सुपरइम्पोजेबल ना हो उसे ही हम बोलते हैं कायरल सब्सटेंस। कायरल में एसिमेट्रिक कार्बन हो भी सकता है, नहीं, इसी को डिसिमेट्रिक। अब देखो जैसे यहां पर है CH3OH HCOOH, तो हम इसका जब इसको ऐसे फॉर्म में बनाए टेट्राहाइड्रल फॉर्म में, मान लो सपोज CH3 यहां है H और ये है OH। अगर हम इसका मिरर इमेज लें तो COOH ये दिखेगा CH3
ये है H और ये क्या है OH, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। समझ गए ना? आप इसको उठा के इसमें रखें तो कभी भी ना तो CH3 के ऊपर CH3 आएगा, ना H के ऊपर H आएगा, OH के ऊपर OH नहीं आएगा। तो ये नॉन क्या है, सुपर इम्पोजेबल फॉर्म। ठीक है, ये है कायरल मॉलिक्यूल। जस्ट ऐसा ही देखो बच्चों, अगर हम एक रिंग ऐसी लें और एक रिंग ऐसी लें जो एक दूसरे के राइट एंगल में हो, ध्यान रखें कि यहाँ बड़े बड़े ग्रुप्स होने चाहिए, जैसे CH3, CH3, COOH। ठीक है, तो ये रिंग एक दूसरे के राइट एंगल में होंगे, मींस यहाँ कितने का एंगल बन जाएगा, 90 का। कि एक रिंग ऐसे है, ठीक है, अगर हम कहें एक रिंग ऐसी है तो एक ऐसे है। अगर आप इसका मिरर इमेज देखें, ओके, तो आपको मिरर इमेज ऐसे दिखेगा, ये ऐसे कि यहां पर आप देख रहे हैं CH3, ये है COOH, ये है COOH, मींस ये जो ग्रुप्स हैं, अगर मैं कहूं कि ये CH3 ऐसा है तो यहां पर COOH ऐसा है। समझ गए ना कि ये CH3 प्लेन में है, CH3, तो ये सामने COOH एक दूसरे के राइट एंगल में है, ये ऐसे है। आप ऐसे समझें कि ये रिंग ऐसी है तो दूसरी रिंग ऐसे है। तो ये अगर आप इनके मिरर इमेज की बात करें तो ये भी एक क्या है, कायरल मॉलिक्यूल, नॉन सुपर इम्पोजेबल इन ओरिजिनल फॉर्म। इसको उठा के इसमें नहीं रख सकते, जस्ट ऐसा ही ये है तो इसका मिरर इमेज ये है, तो ये भी एक क्या है, कायरल सब्सटेंस। चाहे इसमें सिमेट्रिक, तो ये सब डिसिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, कायरल कंपाउंड्स हैं। समझ गए ना? डिसिमेट्री है, इनमें कहीं मिरर प्लेन, मिरर सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस तरह की कोई भी पॉइंट नहीं है। तो ये कायरल मॉलिक्यूल है, ये कायरल मॉलिक्यूल है, ये कायरल सब्सटेंस है। जस्ट ऐसा ही अगर हम ये कहें कि यहाँ पर हम स्पाइरो कंपाउंड ऐसे ले लें तो ये भी एक क्या है, इसका अगर आप मिरर इमेज देखें, ठीक है, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, तो ये भी एक क्या है, कायरल सब्सटेंस। तो बाइफिनाइल कंपाउंड कायरल सब्सटेंस। एलीन देखो, अगर आप एलीन, ऐसी एलीन लें जिनमें आपको क्या दिखे, 2 या 4 क्या बॉन्ड्स दिखे, ऐसे डबल बॉन्ड, तो यहां पर अगर आप CH3 देखें और ये है H, और अगर आप इसका मिरर इमेज देखें ऐसे डबल बॉन्ड, तो आपको मिरर इमेज ऐसा दिखेगा, CH3H। तो ये भी एक क्या है, कायरल सब्सटेंस। ध्यान रखें, कायरल सब्सटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। डिसिमेट्रिक जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस हैं जो जिसमें कोई भी सेंटर, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता, डिसिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक सब्सटेंस वो है जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है। एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होगा जिसकी चारों वैलेंसीज को डिफरेंट ग्रुप्स से क्या होती हैं, सैचुरेट होती है। ध्यान रखें, एसिमेट्रिक सब्सटेंस डिसिमेट्रिक होता है, बट डिसिमेट्रिक सब्सटेंस जरूरी नहीं कि एसिमेट्रिक हो। जैसे ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस डिसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक नहीं है। ये सब्सटेंस डिसिमेट्रिक भी है और एसिमेट्रिक में। आपको एसिमेट्रिक कार्बन, डिसिमेट्रिक कार्बन, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम लेंगे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ड्यू टू कायरलिटी या डिसिमेट्रिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। इन दिस प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल नॉट सुपरइम्पोजेबल ऑन ओरिजिनल फॉर्म। कंपाउंड में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो किसके कारण मिल रही है बच्चों, असममितता या किरेलता के कारण। किरेलता, द प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस in which, ठीक है, compound not superimpose on original form means substance which are related to our या its mirror image like as our hands। हमारे हाथों के समान अगर 2 कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज से रिलेटेड है, मतलब सब्सटेंस और उसका मिरर इमेज उसी तरह रिलेटेड है जैसे हमारे हैंड्स हैं, तो हम उस कंपाउंड को बोलेंगे कायरल कंपाउंड। इस तरह के ये सारे कंपाउंड कायरल लिखे हैं और कायरलिटी ही ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कल हम देखेंगे कायरल सब्सटेंस, डिसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक सब्सटेंस के बारे में। ओके, तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसको नोट कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक सब्सटेंस, मिरर इमेज, डाइस्टीरियो सब्सटेंस
इनके बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।